कहानी ब्राइटबर्न से शुरू होती है, जहां हम टॉरी ब्रायर और कायल ब्रायर को सालों से एक बच्चे के लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं। उनके घर की अलमारियां अनगिनत फर्टिलिटी किताबों से भरी पड़ी हैं, जो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि वे कितनी उम्मीदों और टूटे हुए सपनों से गुजर चुके हैं। हर असफल प्रयास के बाद उनका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वे हार मानने से इनकार कर देते हैं। एक रात जब वे एक बार फिर कोशिश कर रहे होते हैं, अचानक पूरा घर जोर जोर से हिलने लगता है। दीवारें कांपने लगती हैं, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं। डरकर वे बाहर भागते हैं और देखते हैं कि उनके फार्म के पास आसमान से एक चमकती हुई चीज नीचे गिर रही है। वे नहीं समझ पाते कि वह क्या है, लेकिन उसी पल से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम होम वीडियो की एक सीरीज देखते हैं जिसमें एक छोटा बच्चा ब्रैंडन ब्रायर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ये साफ है कि वही वह बच्चा है जो उस रहस्यमयी चीज के साथ आया था। टॉरी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है और कायल उसे अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। एक दिन टॉरी उसके साथ आंख मिचौनी खेल रही होती है और हम देखते हैं कि ब्रैंडन अब बड़ा और अधिक समझदार हो गया है। स्कूल में एक शिक्षक एक मुश्किल सवाल पूछता है और ब्रैंडन बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसका जवाब दे देता है। उसकी बुद्धिमत्ता और समझ उसकी उम्र से कहीं आगे की लगती है। ठीक उसी पल कैटलिन नाम की एक लड़की उसे गौर से देखती है। शायद पहली बार कोई उसकी ओर आकर्षित महसूस करता है, लेकिन ब्रैंडन की आंखों में एक अजीब सी ठंडक है जो उसे दूसरे बच्चों से अलग बनाती है। उस रात फार्म हाउस में टॉरी पेंटिंग कर रही होती है, तभी ब्रैंडन अचानक नींद में चलने लगता है। उसकी हरकतें अस्वाभाविक हैं, जैसे कोई चीज उसे बुला रही हो। वह सीधा बेसमेंट की ओर बढ़ता है, जहां वही रहस्यमयी अंतरिक्ष यान छुपा है जो सालों पहले क्रैश हुआ था। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है, उसकी आवाज बदल जाती है। वह गुस्से में एक अनजान भाषा में बोलने लगता है। अब उसकी आवाज में कोई मासूमियत नहीं बची है, सिर्फ एक खतरनाक ताकत है जो उसके शब्दों में गूंज रही है। टॉरी तुरंत नीचे भागती है और उसे उस हालत में देखकर घबरा जाती है। वह उसे हिलाकर जगाती है और अचानक ब्रैंडन फिर से सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह एक और अजीब घटना घटती है। ब्रैंडन लॉन मूवर चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह चालू नहीं होता। हताशा में वह उसे उठाता है और अकल्पनीय ताकत से बहुत दूर फेंक देता है, जो किसी भी सामान्य बच्चे की क्षमता से बहुत परे है। फिर वह घूमते हुए ब्लेड की ओर बढ़ता है और बिना किसी डर के अपना हाथ उसके अंदर डाल देता है। ब्लेड रुक जाता है और उसके हाथ पर एक खरोंच तक नहीं आती। अब यह साफ हो जाता है कि ब्रैंडन कोई साधारण बच्चा नहीं है। बाद में पूरा परिवार एक डाइनर में जाता है। टॉरी, कायल, आंट मैरिली और अंकल नोआ। माहौल खुशनुमा लगता है, लेकिन अचानक अंकल नोआ मजाक में ब्रैंडन को एक खिलौना बंदूक दे देते हैं। कायल तुरंत गुस्सा हो जाता है। वह दृढ़ता से कहता है कि उनके घर में बंदूकों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ब्रैंडन जिद्दी बनकर उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प और गुस्सा जल रहा होता है। माहौल अचानक भारी हो जाता है और परिवार अपना जश्न अधूरा छोड़कर डाइनर से निकल जाता है। एक वेट्रेस दूरी पर खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देखती है, मानो उसे भी एहसास हो गया हो कि इस परिवार से कुछ अजीब और खतरनाक जुड़ा हुआ है। अगली सुबह कायल अपने बेटे ब्रैंडन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ब्रैंडन पहले जैसा नहीं है। वह दूर दूर, ठंडा और अजीब तरह से अलग थलग महसूस होता है। तभी कायल कुछ परेशान करने वाली चीज देखता है। ब्रैंडन आराम से लोहे के कांटे को चबा रहा है और उसके दांतों पर रत्ती भर असर नहीं हो रहा है। यह देखकर कायल के दिल में डर गहराई तक बैठ जाता है, लेकिन वह शांत रहने की कोशिश करता है। स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए कायल उसे शिकार पर ले जाता है। वह ब्रैंडन को राइफल पकड़ना और निशाना लगाना सिखाता है और साथ ही उसके शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में बात करता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से बताता है कि टॉरी को उसके बिस्तर के नीचे लॉन्जरी के विज्ञापन मिले थे, जिसका मतलब है कि ब्रैंडन किशोरावस्था में कदम रख रहा है। कायल चाहता है कि उसका बेटा सामान्य तरीके से बड़ा हो, लेकिन ब्रैंडन की आंखों के पीछे कुछ बिल्कुल ही अलग चल रहा है। उसी रात ब्रैंडन चुपचाप कैटलिन के घर के बाहर पहुंचता है। वह उसकी खिड़की के बाहर खड़ा होकर खामोशी से उसे घूरता रहता है। अंदर कैटलिन अपने लैपटॉप पर सॉफ्ट रॉक म्यूजिक सुन रही है। अचानक उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। डर कर वह जल्दी से लैपटॉप बंद कर देती है। उसकी माँ, वही डाइनर वाली वेट्रेस, कमरे में भाग कर आती है और पूछती है कि क्या हुआ। कैटलिन इतनी डरी हुई है कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है। माहौल में फैला डर साफ महसूस किया जा सकता है। दूसरी तरफ फार्म हाउस पर नोआ और टॉरी ब्रैंडन की तलाश कर रहे हैं। कुछ समय बाद वे उसे ढूंढ लेते हैं, जो ऐसे नाटक कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब टॉरी के दिल में शक और बेचैनी का एक छोटा सा बीज पनपने लगता है। अगले दिन स्कूल में टीचर टॉरी से मिलती है। पास ही ब्रैंडन चुपचाप बैठा अपनी नोटबुक में अजीब और परेशान करने वाले चित्र बना रहा है। अनोखे प्रतीक, खून जैसे निशान और काले स्केच। जब टॉरी उससे पूछती है कि वह क्या बना रहा है, तो ब्रैंडन बिना एक शब्द कहे चुपचाप नोटबुक बंद करता है और वहां से चला जाता है। उसका यह ठंडा और भावनाहीन व्यवहार टॉरी के अंदर एक सिहरन पैदा कर देता है। घर लौटने के बाद कायल
काइल देखता है कि ब्रैंडन मुर्गियों को डरा रहा है। प्यार से वह पूछता है, क्या हुआ बेटा, क्या सब ठीक है? ब्रैंडन शांति से जवाब देता है कि सब ठीक है। वे दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद टॉरी और काइल देखते हैं कि सभी मुर्गियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हर तरफ खून फैला हुआ है। पहले तो टॉरी मान लेती है कि यह किसी भेड़िए का हमला था, लेकिन काइल सहमा हुआ कहता है, कोई भेड़िया दरवाजा तोड़कर ताला नहीं उखाड़ सकता। यह काम किसी इंसान का है, या फिर वह अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। लेकिन वे दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि वे किस पर शक कर रहे हैं। अब डर और सच धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। अगले दिन स्कूल में बच्चे एक ट्रस्ट फॉल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जहां एक बच्चा पीछे की तरफ गिरता है और दूसरा उसे संभालता है। जब ब्रैंडन की बारी आती है तो केटलिन साफ तौर पर डरी हुई दिखाई देती है। बीती रात की याद अभी भी उसके दिमाग में ताजा है। वह उसे पकड़ने से साफ इनकार कर देती है। क्लास में सन्नाटा छा जाता है और ब्रैंडन के चेहरे पर एक ठंडी, आहत लेकिन खतरनाक रूप से परेशान करने वाली मुस्कान आ जाती है। कोच स्थिति को संभालने की कोशिश करता है और केटलिन को ब्रैंडन की मदद करने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही केटलिन घबराते हुए उसका हाथ थामती है, ब्रैंडन अचानक उसकी कलाई को इतनी जोर से दबाता है कि हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देती है। केटलिन दर्द से चीख उठती है। पूरी क्लास सदमे में जम जाती है। ब्रैंडन का चेहरा पूरी तरह से भावनाहीन रहता है, जैसे उस पर किसी बात का कोई असर ही न पड़ा हो। बाद में स्कूल के ऑफिस में टॉरी केटलिन की माँ से माफी मांगती है। वह इसे एक हादसा बताती है, लेकिन केटलिन की माँ, वही डाइनर वाली वेट्रेस, गुस्से से लाल पीली हो जाती है। वह साफ कहती है कि यह कोई हादसा नहीं था। वह चाहती है कि ब्रैंडन को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि शेरीफ समझाता है कि वह अभी बच्चा है और उसे स्कूल में सिर्फ कुछ विशेष सत्रों में शामिल होना होगा। इस पूरी बहस के दौरान ब्रैंडन कोने में चुपचाप बैठा रहता है। उसके चेहरे पर उदासी है, लेकिन आंखों में ठंडक। अचानक गुस्से में केटलिन की माँ उसे साइको का बेटा कह देती है। टॉरी तुरंत अपने बच्चे का बचाव करती है, लेकिन जैसे ही परिवार बाहर निकल रहा होता है, ब्रैंडन पीछे मुड़कर केटलिन की माँ को घूरता है। उसकी नजर में एक साफ धमकी छिपी होती है। उस रात घर का माहौल भारी लगता है। ब्रैंडन अपने कमरे में है, फिर भी वह अपने माता पिता को अपने बारे में फुसफुसाते हुए सुन लेता है। काइल और टॉरी चुपचाप अपने डरों पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रैंडन को एहसास होता है कि उसके अपने माता पिता भी उससे डरने लगे हैं। बेचैन और परेशान होकर टॉरी उल्का पिंडों के बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगती है। वह धीरे धीरे अपने बेटे को उस रहस्यमयी वस्तु से जोड़ने लगती है। अचानक उसका ध्यान बाहर खलिहान से आ रही एक अजीब चमकती रोशनी पर जाता है। घबराकर टॉरी बाहर भागती है। वह खलिहान में दाखिल होती है और जो देखती है वह उसे अंदर तक झकझोर देता है। ब्रैंडन हवा में तैर रहा है। उसका शरीर उल्का पिंड से निकलने वाली उसी अजीब एलियन रोशनी से घिरा हुआ है। वह बार बार वही खौफनाक वाक्य दोहराता जा रहा है, जैसे कोई उसे हुक्म दे रहा हो, मानो उसकी असली पहचान उसे पुकार रही हो। टॉरी धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाती है। अचानक ब्रैंडन हवा से नीचे गिरता है और उल्का पिंड के नुकीले किनारे से उसका हाथ कट जाता है। पहली बार उसके शरीर से खून निकलता है। जब ब्रैंडन का हाथ कट जाता है, टॉरी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है। वह उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ब्रैंडन पूरी तरह से हिल चुका है। उसकी आंखों में गुस्सा और धोखे का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। वह चीखता है, मैं आसमान से आया हूँ, तुमने पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोला। टॉरी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन एक नहीं सुनता और अंधेरे में भाग जाता है। टॉरी जल्दी से काइल को ढूंढती है और उसे सब कुछ बताती है। ब्रैंडन ने खलिहान में क्या देखा और कैसे अब वह मानने लगा है कि वह आसमान से आया है। दोनों माता पिता को आखिरकार एहसास होता है कि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस बीच जंगल के अंधेरे में ब्रैंडन गुस्से से भरकर पेड़ों के बीच भागता है। वह चीखता है और अचानक उसकी आंखों से एक खतरनाक लाल लेजर किरण निकलती है। वह किरण सामने के पेड़ों को सीधे काटती हुई निकल जाती है। अब यह साफ हो गया है कि उसकी ताकत इंसानों की समझ से बहुत परे है। कुछ समय बाद ब्रैंडन चुपचाप केटलिन के कमरे में दाखिल होता है। केटलिन अपने लैपटॉप पर टाइप कर रही है। उसका टूटा हुआ हाथ प्लास्टर में बंधा हुआ है। अचानक वह उसे अपने कमरे के अंदर खड़ा देखती है और डर के मारे जम जाती है। धीमी आवाज में ब्रैंडन कहता है, डरो मत, तुम जानती हो कि मैं कितना खास हूँ। कांपते हुए केटलिन कहती है कि उसकी माँ ने उससे बात करने से मना किया है। ब्रैंडन ठंडक से जवाब देता है, उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। ये सुनकर केटलिन रोने लगती है। ठीक अगले ही पल ब्रैंडन गायब हो जाता है, पीछे छोड़ जाता है बस एक फूल, एक अजीब और खौफनाक संकेत। दूसरी तरफ डाइनर में केटलिन की माँ रात के लिए दुकान बंद कर रही है। अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति होती है, मानो कोई उसे देख रहा हो। वह बाहर कदम रखती है और खिड़कियों पर बने वही अजीब प्रतीक देखती है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रैंडन ने अपनी नोटबुक में बनाए थे। रोशनी अचानक टिमटिमाने लगती है, माहौल भारी हो जाता है और फिर खिड़कियां जोर से अंदर की ओर धमाके से टूट जाती हैं। कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। कांच का एक नुकीला टुकड़ा उसकी आंख में चुभ जाता है। वह चीखती है और खून से लथपथ होकर पीछे गिर पड़ती है। डर के मारे वह एक बेसबॉल बैट उठा लेती है। अचानक कोई बेहद तेज चीज उसके पास से गुजरती है, इतनी तेज कि लगभग अदृश्य
हो। घबराकर वह हवा में अंधाधुंध बैट घुमाती है, लेकिन किसी चीज पर वार नहीं होता। डरी सहमी वह खुद को वॉक इन कूलर के अंदर बंद कर लेती है। उसे लगता है कि स्टील का मोटा दरवाजा उसकी रक्षा करेगा, लेकिन अगले ही पल एक जलती हुई लाल लेजर किरण दरवाजे को ऐसे काट देती है जैसे वह कागज हो। दरवाजा नीचे गिरता है। ब्रैंडन अंदर कदम रखता है। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं है, सिर्फ ठंडी रात का अंधेरा। वह उसे घूरता है और फिर अचानक उसकी तरफ झपटता है। डाइनर पर हुए भयानक हमले के बाद अगली सुबह ब्रैंडन पूरी तरह से सामान्य चेहरे के साथ अपने माता पिता के सामने खड़ा होता है और शांति से कहता है कि सब ठीक है, स्थिति को संभाल लिया गया है। उसकी आवाज इतनी स्थिर है जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसके शब्दों के पीछे छुपे अर्थ को सुनकर टॉरी और काइल दोनों अंदर ही अंदर डर से कांप उठते हैं। इस बीच डाइनर में शेरीफ और उसकी डिप्टी जांच कर रहे हैं। अंदर का मंजर खौफनाक है। केटलिन की मां का शरीर बेरहमी से क्षत विक्षत पड़ा है और कांच पर वही अजीब प्रतीक उकेरा हुआ है, ठीक वही निशान जो ब्रैंडन अपनी नोटबुक में बनाया करता था। अब शक लगभग यकीन में बदलने लगा है। बाद में मैरिली, जो ब्रैंडन की आंट है और स्कूल काउंसलर भी, उससे बात करने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि वह अपने दिल की बात कहे और साझा करे कि वह क्या महसूस कर रहा है, लेकिन ब्रैंडन खामोश और ठंडा बना रहता है, मानो उसकी आत्मा कहीं और की हो। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं है। पूरा सेशन बेकार साबित होता है। पहली बार मैरिली के दिमाग में एक विचार आता है, क्या उसे पुलिस को बता देना चाहिए? उस शाम काइल अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा है। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। वह केटलिन के हाथ के साथ जो हुआ उसके बारे में बात करता है और धीरे धीरे अपने सबसे बड़े डर का खुलासा करता है। मुझे लगता है कि मेरा बेटा एक राक्षस है। जब वह ये शब्द कहता है तो उसकी आवाज कांपती है। एक पिता के लिए इससे बड़ा कोई डर नहीं हो सकता। उसी समय मैरिली अपने घर के बाथरूम में है जब अचानक लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगती हैं। माहौल अजीब और डरावना हो जाता है। अचानक ब्रैंडन उसके घर में प्रकट होता है। वह कहता है कि उसे बात करनी है। उसकी आवाज में एक चेतावनी है। वह साफ साफ उससे कहता है, पुलिस से बात मत करना, ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। मैरिली बहुत डरी हुई है, लेकिन वह हिम्मत जुटाती है और उसे जाने के लिए कहती है। ब्रैंडन एक पल के लिए चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह उसकी खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे नोआ को मैसेज करते हुए देखता है। फिर वह अपना अजीब खौफनाक कॉस्ट्यूम पहनकर लौटता है और उसकी अलमारी के अंदर छिप जाता है। कुछ समय बाद नोआ घर आता है। वह ब्रैंडन को पकड़ लेता है और गुस्से में उसे घर से बाहर फेंक देता है। वह उसके माता पिता को सब कुछ बताने की धमकी देता है। वे दोनों ट्रक में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही नोआ ब्रैंडन को पैसेंजर सीट पर धकेलने की कोशिश करता है, ब्रैंडन अचानक उसे पूरी ताकत के साथ गैरेज के दरवाजे पर दे मारता है। नोआ जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। वह जल्दी से ट्रक चालू करता है और तेजी से गाड़ी भगाता है, लेकिन वह जानता है कि ब्रैंडन उसका पीछा कर रहा है। अचानक ट्रक अजीब तरीके से खराब होने लगता है। टीयरिंग व्हील अपने आप घूमने लगता है। गाड़ी जोर से झटके खाती है और उसकी ताकत खत्म होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। और अब नोआ समझ जाता है वह किसी गुस्से वाले बच्चे से नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत से भाग रहा है जिसे रोका नहीं जा सकता। नोआ घबरा जाता है और फिर से ट्रक चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ब्रैंडन अचानक सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा है। नोआ डर के मारे चीख उठता है। ठीक अगले ही पल ब्रैंडन अपनी असली ताकत दिखाता है। वह पूरे ट्रक को जमीन से ऊपर उठा लेता है। वह भारी वाहन कुछ सेकंड के लिए हवा में तैरता है और फिर वह उसे सड़क पर जोर से दे मारता है। एक भयंकर धमाके के साथ ट्रक पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। अंदर नोआ गंभीर रूप से घायल है। उसका जबड़ा टूट चुका है और वह असहनीय दर्द से तड़प रहा है। ब्रैंडन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है, कोई गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सी शांति है। वह घुटनों के बल बैठता है और नोआ के बहते खून का इस्तेमाल करके मिट्टी पर वही खौफनाक प्रतीक बनाता है, मानो हर हत्या के बाद वह अपनी मौजूदगी का एक निशान छोड़ रहा हो। फिर वह बिना पीछे मुड़े चला जाता है। कुछ समय बाद ब्रैंडन पूरी तरह सामान्य बनकर घर लौटता है। वह लापरवाही से कहता है कि वह बाहर फुटबॉल खेल रहा था। जब टॉरी पूछती है कि उसकी शर्ट कहाँ है, तो वह झूठ बोलता है कि स्कूल के बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। टॉरी उसे हमदर्दी से देखती है, लेकिन काइल के दिमाग में शक अब डर में बदल चुका है। उसे अपने ही बेटे से खतरा महसूस होने लगा है। उस रात काइल एक भयानक सपना देखता है। वह देखता है कि सालों पहले टॉरी को गिरे हुए उल्कापिंड के अंदर एक छोटा बच्चा मिला था और उसने उसे गोद लेने का फैसला किया था, लेकिन अचानक सपना खौफनाक रूप ले लेता है। छोटे ब्रैंडन की आंखें लाल लेजर रोशनी से चमकने लगती हैं, मानो एक दिन वह सब कुछ तबाह कर देगा। तभी फोन की घंटी बजती है और काइल झटके से जाग जाता है। काइल और टॉरी तुरंत अस्पताल भागते हैं। वहाँ मैरिली गहरे सदमे में बैठी है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह उन्हें बताती है कि नोआ मारा गया है और उस रात ब्रैंडन उसके घर आया था। अब सारी घटनाएं आपस में जुड़ने लगती हैं। मरी हुई मुर्गियां, केटलिन का टूटा हुआ हाथ, डाइनर में हुई हत्या और अब नोआ की मौत। काइल के लिए सच आखिरकार साफ हो जाता है। उनका बेटा इंसान नहीं है और अगर उसे नहीं रोका गया तो वह और भी खतरनाक हो जाएगा। अगली सुबह काइल और टॉरी मिलकर ब्रैंडन को नोआ की मौत के बारे में बताते हैं। माहौल
बेहद भारी है। लेकिन ब्रैंडन सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है, ओके। उसकी आवाज में न कोई दुख है, न कोई सदमा, सिर्फ एक खालीपन। यह सुनकर काइल का शक और गहरा हो जाता है। वह सीधे ब्रैंडन पर सब कुछ में शामिल होने का आरोप लगाता है। टॉरी बीच में आती है और स्थिति को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक ब्रैंडन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह काइल को जोर से पेंट्री में धकेलता है, जिससे दरवाजे टूट जाते हैं। टॉरी घबरा जाती है और ब्रैंडन को कमरे से बाहर भेज देती है। थोड़ी देर बाद काइल को खून से सनी ब्रैंडन की शर्ट मिलती है। चुपचाप वह उसे छुपा देता है। जब वह पहले आरोप लगाने के लिए ब्रैंडन से माफी मांगने की कोशिश करता है, तो ब्रैंडन फिर से उसी ठंडी आवाज में जवाब देता है, ओके। अब काइल को पूरा यकीन हो जाता है कि उसका बेटा कुछ छुपा रहा है। वह खून से सनी शर्ट टॉरी को दिखाता है, लेकिन वह अभी भी सच स्वीकार करने से इनकार करती है। एक माँ का दिल यह मानने को तैयार नहीं है कि उसका बच्चा गुनहगार है। इस बीच शरीफ उस जगह की जांच करता है जहां नोआ की मौत हुई थी। वहां उसे वही अजीब प्रतीक मिलता है जो डाइनर की खिड़की पर उकेरा गया था। दोनों निशान बिल्कुल एक जैसे हैं। अब पुलिस को भी एहसास होने लगा है कि यह कोई मामूली मामला नहीं है। उस रात काइल पुराने बर्थडे कार्ड्स देखता है जो ब्रैंडन ने बचपन में बनाए थे। वह टॉरी को याद दिलाने की कोशिश करता है कि उनका बेटा पहले कैसा हुआ करता था, लेकिन टॉरी अभी भी इस उम्मीद पर टिकी है कि सब कुछ ठीक किया जा सकता है। अगले दिन काइल एक फैसला लेता है। वह ब्रैंडन को शिकार पर ले जाने का नाटक करता है। जंगल में वे हिरण के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। काइल जानबूझकर ब्रैंडन को आगे चलने देता है। इस बीच घर पर शेरीफ आता है और टॉरी को कुछ तस्वीरें दिखाता है जो ब्रैंडन को पिछली घटनाओं से जोड़ती हैं। टॉरी उसके सवालों के जवाब देने से बचती है, लेकिन शेरीफ कहता है कि वह वापस आएगा। घर में अकेली टॉरी को ब्रैंडन की छिपाई हुई नोटबुक मिलती है। जिस पल वह उसे खोलती है, ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अंदर वही खौफनाक प्रतीक, इसके साथ ही डरावने स्केच है। अपने कॉस्ट्यूम में ब्रैंडन अपनी आंख में कांच का टुकड़ा लिए वो वेट्रेस, लाशें और एक ही वाक्य बार बार लिखा हुआ, दुनिया पर कब्जा करो। टॉरी घबराने लगती है। अब सच से मुंह मोड़ना असंभव है। जंगल में ब्रैंडन ध्यान से हिरण के निशानों का अध्ययन कर रहा है। उसके पीछे काइल चुपचाप अपनी राइफल उठाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वह ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधे ब्रैंडन के सिर पर लगती है और टकराकर दूर जा गिरती है। ब्रैंडन धीरे धीरे मुड़ता है और हैरानी से काइल की तरफ देखता है। काइल फिर से गोली भरने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ब्रैंडन एक पल में गायब हो जाता है। फिर अचानक अंधेरे में वह अपने काले कॉस्ट्यूम में हवा में चमकता हुआ दिखाई देता है। बिजली की रफ्तार से चलते हुए वह काइल पर झपटता है, उसे जमीन पर पटकता है और फिर खींच कर खड़ा करता है। काइल हकलाते हुए माफी मांगता है, लेकिन ब्रैंडन के चेहरे पर कोई भावना नहीं है। अगले ही सेकंड उसकी आंखों से एक लाल लेजर किरण निकलती है जो सीधे काइल की खोपड़ी के पार हो जाती है। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। घर पर टॉरी बार बार काइल को फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आखिरकार फोन कनेक्ट होता है, लेकिन दूसरी तरफ काइल नहीं है, वह ब्रैंडन है। कांपते हुए टॉरी पूछती है, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ब्रैंडन की आवाज पूरी तरह से ठंडी है, वह चले गए, मैं घर आ रहा हूँ। और फिर कॉल कट जाती है। कुछ ही सेकंड बाद ब्रैंडन बिजली की रफ्तार से घर में घुसता है। दीवारें टूटने लगती हैं, फर्नीचर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पूरा घर अंदर से तबाह हो जाता है। घबराहट में टॉरी 911 डायल करती है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लाइन डेड हो जाती है। शेरीफ और उसकी डिप्टी जल्दी से मौके पर पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि घर मलबे में तब्दील हो चुका है। दीवारें ढह गई हैं, हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। टॉरी लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, ब्रैंडन आसमान से किसी रॉकेट की तरह नीचे आता है और शेरीफ पर हमला कर देता है। हवा में खून के फव्वारे छूटते हैं। टॉरी चीख उठती है। वह और डिप्टी किसी तरह वापस घर के अंदर भागते हैं। ऊपर के कमरे में टॉरी छिप जाती है, जबकि डिप्टी अपनी बंदूक लोड करती है और मलबे के बीच छानबीन करती है। रेडियो पर बैकअप बुलाते समय उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अचानक ब्रैंडन ठीक उसके सामने आ जाता है और अगले ही सेकंड गायब हो जाता है। फिर वह उसके पीछे दिखाई देता है। कुछ ही पलों में उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। टॉरी सदमे में जमी हुई सब कुछ सुनती है। मौका मिलते ही वह खिड़की से बाहर कूद जाती है। वह जोर से जमीन पर गिरती है, घायल है लेकिन जिंदा है। दर्द से लड़ते हुए वह खलिहान की तरफ रेंगती है, वही जगह जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। अंदर वह उस उल्का पिंड को देखती है जिसने कभी ब्रैंडन का हाथ काटा था। उसे याद आता है कि यही उसकी कमजोरी है। बेबसी में वह पत्थर का एक नुकीला टुकड़ा तोड़ लेती है। अंधेरे में उसे डाइनर की वेट्रेस का बेहद क्षत विक्षत शरीर भी दिखाई देता है। अब वह समझ जाती है कि ब्रैंडन ने सब कुछ यहीं छुपाया था। टॉरी उस नुकीले टुकड़े को कसकर पकड़ती है और ब्रैंडन को आवाज देती है। कुछ ही पलों में ब्रैंडन अपना काला हुड वाला कॉस्ट्यूम पहने खलिहान में तैरता हुआ अंदर आता है। टॉरी की आवाज नरम पड़ जाती है। वह उससे कहती है कि वह उसे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती है, कि वह उसका बेटा है, उसकी पूरी दुनिया है। धीरे से वह उसका हुड हटाती है। ब्रैंडन की आंखें मासूम लग रही हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं
हैं। ठीक उसी पल टॉरी हिम्मत जुटाती है और उस नुकीले पत्थर से उस पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। एक ही झटके में वह पत्थर को दूर फेंक देता है। अब उसके चेहरे पर गुस्सा तैर जाता है। वह टॉरी को पकड़ता है और आसमान की ओर उड़ जाता है। वे ऊंचे और ऊंचे उड़ते जाते हैं जब तक कि नीचे का फार्म हाउस एक छोटा सा बिंदु नहीं बन जाता। ब्रैंडन आखिरी बार उसकी तरफ देखता है और उसे छोड़ देता है। टॉरी चीखती हुई नीचे गिरती है और जमीन से टकरा जाती है। ब्रैंडन हवा में मंडराता रहता है। तभी एक हवाई जहाज उसी दिशा में तेजी से बढ़ता है। अगले दिन खबर फैलती है कि एक प्लेन फार्म हाउस पर क्रैश हो गया, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए, जिनमें काइल और टॉरी भी शामिल थे। सब कुछ हादसा बताया जा रहा है। अगले सीन में ब्रैंडन आराम से बैठकर कुकी खा रहा है। उसके चेहरे पर नकली मासूमियत है, लेकिन आंखों में खाली अंधेरा। फिर हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों की झलकियां देखते हैं। शहर जल रहे हैं, इमारतें ढह रही हैं, लाखों लोग मर रहे हैं। ब्रैंडन ब्रायर अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वह पूरी दुनिया के लिए एक तबाही बन चुका है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी शानदार कहानियों को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।